हेलो एवरीवन, आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मैथ के अंदर अनुपात समानुपात है उस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर मैं आपको अनुपात का बेसिक कवर करवाऊंगा और अनुपात अपने लिए कम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इम्पोर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं मैथ की बात करता हूँ तो मैथ में दो पोर्शन होते हैं, एक होता है एडवांस पोर्शन अपना और एक होता है अर्थमेटिक वाला। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो देखो, अर्थमेटिक में जितने भी टॉपिक आते हैं उन टॉपिकों में सबसे ज्यादा जो कंसेप्ट लगते हैं, सबसे ज्यादा जो बेसिक यूज होता है वो दो टॉपिक का होता है। एक होता है अनुपात और दूसरा होता है परसेंटेज। ये जो दो टॉपिक हैं ये अर्थमेटिक के, कोई भी आप टॉपिक की बात करो, अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिकों में अनुपात और प्रतिशत दोनों के दोनों काम आते हैं। उनके ये जो दोनों टॉपिक है इनके बेसिक सबसे ज्यादा काम आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सर कि अर्थमेटिक की अगर मैं बैकबोन की बात करूं, अगर मैं पूरे अर्थमेटिक के बैकबोन की बात करूं तो आप इन दो टॉपिक को बैकबोन बोल सकते हो। एक कौन सा सर? अनुपात, दूसरा प्रतिशत वाला। ये जो दो टॉपिक है ये पूरे के पूरे अर्थमेटिक की बैकबोन है। तो अब आप समझ गए हो कितना इंपॉर्टेंट अपने लिए। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अनुपात समानुपात खुद एक टॉपिक है, ये भी तो एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वेटेज की, कि ये जो खुद टॉपिक है अनुपात समानुपात, इस टॉपिक से अलग अलग एग्जामों में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, इसका इस टॉपिक का वेटेज क्या है उसकी हम बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इस टॉपिक को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करता हूं, अगर मैं इस टॉपिक के वेटेज की बात करूं तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं सर एसएससी एग्जाम की, अगर हम बात करें सर एसएससी एग्जाम की बात करें, या फिर अगर हम बात करें रेलवे एग्जाम की, ठीक है, रेलवे एग्जाम की हम बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, बैंकिंग के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अगर हम बात करें, बैंकिंग के अंदर अगर हम बात करें, बैंकिंग के बाद हम बात करेंगे राजस्थान का कोई अगर एग्जाम है उसमें, या पोस्टल एग्जाम जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं। पोस्टल के साथ साथ अगर हम बात करें ऑल अदर जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम बच गए जिनकी आप तैयारी कर रहे हो और उनमें अगर मैथ आती है तो इस टॉपिक का कितना वेटेज है, इन सभी एग्जाम की हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी के अंदर इस टॉपिक से एसएससी के अंदर आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछता है। कितने क्वेश्चन पूछता है भी? एक से दो क्वेश्चन पूछता है। अगर मैं रेलवे एग्जाम की बात करूं तो रेलवे के अंदर यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं बैंकिंग की अगर बात करूं तो बैंकिंग के अंदर भी एक से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में भी एक से दो क्वेश्चन होता है। पोस्टल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो पहले तो पोस्टल एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अगर मैं बात करूं आगे आने वाले एग्जामों में आपको पोस्टल एग्जाम में भी यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी बात कि आप पोस्टल एग्जाम में जितने भी टॉपिक आते हैं मैथ में कहीं ना कहीं अपने को अनुपात वाला जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी काम में लेना पड़ता है, तो इसलिए भी आप इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हो। और अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करूं इस हिसाब से तो आप बोल सकते हो सर ऑल अदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम बच गए उनमें भी एक से दो क्वेश्चन है वो ये टॉपिक रखता ही रखता है। यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्ट इस टॉपिक की बात करूं तो हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अर्थमेटिक में हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे किसी भी टॉपिक का आप नाम लो, उनके अंदर उस टॉपिक के अंदर कहीं ना कहीं अनुपात का बेसिक कंसेप्ट काम आएगा ही आएगा। इसका मतलब सर इस टॉपिक को हम बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे, जीरो से क्लियर करेंगे। एक एक बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें अनुपात की कि अनुपात होता क्या है, अनुपात को कहाँ किससे दर्शाते हैं, इसका कोई सिंबल है क्या, अनुपात का कोई रूप है क्या, अनुपात की डेफिनेशन क्या है, अनुपात को हम बोलेंगे क्या, सब कुछ मैं आपको एक एक बात समझाता चलूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात के सिंबल की कि ये जो अनुपात है क्या इसका मैथ में कोई सिंबल है? जी हाँ, इसका एक सिंबल होता है। जब भी मैथ के अंदर बात की जाए कि अनुपात को नोट किया जाए, सिंबल की बात की जाए, तो देखो हमेशा याद रखना इसका जो सिंबल होता है वो होता है दो डॉट। इस तरीके से ये जो दो डॉट है, ये जो दो बिंदु है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ये रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा अनुपात को। समझ में आई बात क्या? जैसे मैंने लिखा ए दो डॉट बी, अब जिसको अनुपात के बारे में नहीं पता तो वो क्या पढ़ेगा इसको? सर ए
फिर 2 बिंदु बी। लेकिन अब अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया, ये सर जो 2 डॉट है वो किसका सिंबल है सर, अनुपात का सिंबल है। तो बताओ अब इसको क्या बोलेंगे सर हम, अब इसको हम बोलेंगे सर ए, ये 2 डॉट नहीं होंगे, ये होंगे अनुपात, ए अनुपात बी। समझ में आई बात सभी के, कोई समस्या इसमें, कि सर अनुपात का जो सिंबल है वो होता है 2 डॉट। इस तरीके से जब भी 2 डॉट दिए जाएं तो उसको हम बोलते हैं अनुपात। जैसे कि आपको बोल दिया जाए 2/3 2.5/8, क्या इसको आप 2 डॉट बोलोगे? जी नहीं सर, इसको क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे सर 2/3 अनुपात। 2 डॉट का मतलब क्या है, जब भी 2 डॉट दिखे कभी भी 2 डॉट नहीं बोलोगे, हमेशा क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। तो अनुपात का जो सिंबल होता है वो क्या होता है सर, 2 डॉट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे 2/3 अनुपात 5/8। समझ में आई बात सभी के, कोई समस्या? तो अनुपात का जो सिंबल होता है वो समझ गए सभी के सभी, क्या होता है अनुपात का सिंबल, कैसा होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुपात की डेफिनेशन, अनुपात की परिभाषा। अनुपात कहते किसे हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है। तो देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इस डेफिनेशन को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा करता चलूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा करता चलूंगा। इसको मैं 3 से 4 स्टेपों में पूरी परिभाषा समझाऊंगा। समझ में आई बात सभी की? चलो, सबसे पहले स्टेप में क्या है, अनुपात का बेसिक सा मतलब क्या है। देखो, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना जो होता है ना, हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की जो तुलना करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, जो हम हिस्सा बताते हैं, उस हिस्से को, उस तुलना को, उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। समझ में आई बात? 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करना, कंपैरिजन करना, या उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना ही क्या कहलाता है सर, अनुपात कहलाता है। मैंने क्या बोला, परिभाषा लिख देता हूं मैं, कि 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करना या उनको हिस्सों में बांटना, हिस्सों का मतलब भाग में, अलग अलग भाग में बांटना ही अनुपात कहलाता है। समझ गए सभी के सभी? अनुपात की क्या परिभाषा होता है, परिभाषा होती है, समझ गए ना, क्या, कि सर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करना या उनको अलग अलग हिस्सों में बांटना ही अनुपात कहलाता है। जैसे सर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसका नाम है मान लो रामू। रामू के 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं सर, 3 बच्चे। रामू के पास टोटल 10 प्लॉट है, कितने प्लॉट है, 10 प्लॉट बोल सकते हो, 10 मकान बोल सकते हो, 10 घर बोल सकते हो। ठीक है, आप ये मान लो 10 बिल्डिंग है उसके पास, रामू के पास क्या है सर, 10 बिल्डिंग है। और उसके 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं सर, 3। एक का नाम ए है सर, दूसरे का नाम सर बी है, तीसरे का नाम सी है। एक का नाम ए से स्टार्ट होता है, दूसरे का बी से, और तीसरे का सी से। अब रामू ने क्या किया, जब उसका लास्ट टाइम आया, अंतिम समय में उसने क्या किया, उन 3 बच्चों को बांटेगा। ये तो है नहीं वो 10 के 10 जो बिल्डिंग है उसकी वो अपने साथ लेके जाएगा। कोई भी इंसान कुछ भी अपने साथ नहीं लेके जाता, ये सभी को पता है। तो वो क्या करेगा सर, इन तीनों को बांटेगा, इन तीनों को देगा। एक तो ये है कि सर तीनों को बराबर बराबर हिस्सा दे दे, लेकिन उसकी अलग इच्छा थी, उसने देखा जो ज्यादा बढ़िया है, जो उसकी ज्यादा सेवा कर रहा है उसको ज्यादा देगा। अब कम वाले को भी देना पड़ेगा जिसने कम सेवा की, और एक ने बिल्कुल भी नहीं की लेकिन उसको भी देना पड़ेगा, है तो इसके बच्चे। तो उसने क्या किया, रामू ने ए को, ए को है वो 4 मकान दे दिए। कितने मकान दे दिए सर, 4 मकान दे दिए, यानी कि 4 बिल्डिंग है वो ए के नाम कर दी। उसके बाद सर बी ने 5 दे दिए, बी को कितने दे दिए सर, 5 बिल्डिंग बी के नाम कर दी। और एक जो बची है वो किसको दी, सी को दी। समझ में आई बात? तो रामू ने क्या किया, अपने पास जो 10 बिल्डिंग थी उसमें से ए को कितना हिस्सा दे दिया सर, 4 दे दिया, 4 बिल्डिंग उसके नाम कर दी, बी को 5 बिल्डिंग और सी को 1। अब हमने क्या किया बताओ, इस 10 बिल्डिंग, इन 10 मकानों का, इन 10 बिल्डिंग का हमने क्या किया सर, बंटवारा किया, तुलना की, कंपैरिजन किया, उनको हिस्सों में बांट दिया, ए के हिस्से में, बी के हिस्से में, सी के हिस्से में। तो इसको हिस्से में बांटना या इनकी जब तुलना करें, तुलना करें तो कैसे बोलेंगे सर, 4:5:1। अगर आपसे पूछा जाए कि ए
बी और सी को बताओ किस हिस्से में, किस अनुपात में उनको बिल्डिंग मिली, किस हिस्से में, कैसा हिस्सा था। तो आप किस प्रकार बोलोगे सर 4:5:1। जब आप अनुपात बोल रहे हो तो अनुपात का मतलब ये कि सर ए को 4 मिले, बी को 5, तो सी को 1 मिला। समझ में आई बात। तो अनुपात का मतलब समझ गए ना कि सर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना या उनको हिस्सों में बांटना ही अनुपात कहलाता है। समझ गए अच्छे से, कोई समस्या। तो अनुपात का मतलब ये होता है। अब इस डेफिनेशन को पूरी करता चलूंगा। कैसे, अभी तो देखो, अब बात आई सर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना, लेकिन किन दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात करें, वो किस टाइप की वस्तुएं होनी चाहिए, उनमें क्या कोई कॉमन खास बात होनी चाहिए, उन दो वस्तुओं की तो बात करें। जैसे देखो ये तो गया चलो मकान, मकान में अगर आप देखोगे यहाँ भी 4 मकान, 5 मकान, 1 मकान, या 4 बिल्डिंग, 5 बिल्डिंग, 1 बिल्डिंग। आपने क्या देखा सर बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, तीनों जगह जो यूनिट थी इनकी भी 4 क्या, मैंने बोला ए को 4 दिए, 4 दिए क्या, आप बिल्डिंग। सर यूनिट थी। हमेशा याद रखना जब भी आप उन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना कर सकते हो जिनकी यूनिट सेम होती है। समझ में आई बात। तुलना का मतलब क्या है, तुलना का मतलब कम ज्यादा बताना होता है कि इसको कम हिस्सा मिला, इसको ज्यादा हिस्सा मिला, इसको ये कम करता है, ये ज्यादा करता है, यही होता है ना तुलना का मतलब। लेकिन वो तुलना आप कब कर सकते हो, तुलना हमेशा एक जैसी यूनिट में हो तभी आप कर सकते हो। जैसे आपको मैं सेकंड बताता हूं बात इसमें, ठीक है। अब बात आई कि कौन सी दो वस्तुएं, तो हमेशा याद रखना जो जिन वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं, जिन वस्तुओं की हम तुलना कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक व्यक्ति है वो 5 किलोग्राम फ्रूट खा सकता है, मैंने क्या बोला, एक व्यक्ति है वो 5 किलोग्राम फ्रूट खा सकता है। बोलो समझ में आई बात जी, आगे सर। दूसरा जो व्यक्ति है वो 3 लीटर दूध पी सकता है। क्या कर सकता है दूसरा व्यक्ति सर, 3 लीटर दूध पी सकता है। एक व्यक्ति 5 किलोग्राम फ्रूट खा सकता है, दूसरा 3 लीटर दूध पी सकता है। एक है राम और दूसरा है श्याम, एक है राम दूसरा है श्याम। राम क्या कर सकता है सर, राम है वो 5 किलोग्राम फ्रूट खा सकता है। सर श्याम क्या कर सकता है सर, श्याम 3 लीटर दूध पी सकता है। क्या आप इन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो, क्या आप इनसे ज्यादा बता सकते हो कि कौन ज्यादा खाता है या कौन ज्यादा पीता है या कौन ज्यादा कैसा क्या करता है, क्या आप इन दोनों की तुलना कर सकते हो। तो आप बोलोगे जी नहीं सर, हम तुलना तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि ये तो खाने की बात कर रहा है और ये पीने की बात कर रहा है। दूसरी बात सर इसकी यूनिट किलोग्राम थी, इसकी यूनिट क्या थी सर किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या है सर लीटर। यानी कि हम क्यों नहीं कर सकते तुलना, क्योंकि सर दोनों की जो यूनिट थी, दोनों का जो मात्रक था वो अलग अलग था। समझ में आई बात सभी के, कोई समस्या इसमें। यानी कि मैंने ये बोला कि तुलना तभी की जा सकती है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की जब तुलना की बात आए, तुलना तभी की जा सकती है जब उन वस्तुओं की यूनिट सेम हो। समझ में आई बात क्या। तुलना हम कब कर सकते हैं, दो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच अनुपात कब लगा सकते हैं, जब उनकी यूनिट सेम होगी। इनका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती, ये अनुपात गलत है। समझ गए सभी के सभी। चलो जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने क्या बोला कि एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम की अगर हम बात करें तो सर राम है, अगर मैं दौड़ लगाने की बात करूं, राम 5 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। कि ये व्यक्ति है वो 5 मिनट में कितना दौड़ सकता है सर, 3 किलोमीटर दौड़ सकता है। बोले जी श्याम अगर मैं श्याम की बात करूं तो श्याम, सर श्याम 5 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ सकता है। ठीक है। अब बात यही सर, एक 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, एक 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, एक 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, एक 4 किलोमीटर दौड़ रहा है, चाहे वो साइकिल से दौड़े चाहे वो पैदल दौड़े कैसे भी दौड़े, लेकिन दौड़ने की बात चली सर, क्या इन दोनों की तुलना कर सकते हो आप। जी सर, यहाँ तुलना की जा सकती है। क्या तुलना कर सकते सर, शाम है, शाम की स्पीड अधिक है, बता सकते हो ना।
श्याम की स्पीड अधिक है। कैसे बताया सर? तुलना करके तो बताया, क्योंकि ये अधिक दौड़ रहा है, ये अधिक दौड़ रहा है, ये कम दौड़ रहा है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, यानी कि हमने तुलना संभव है, यहां पर तुलना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अभी मैंने ऊपर लिखा है कि तुलना तभी की जा सकती है जब उन वस्तुओं की यूनिट सेम हो। यहां बताओ, इसकी यूनिट क्या है सर? 3 किलोमीटर, किलोमीटर है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट भी क्या है सर? किलोमीटर है। जब दोनों की यूनिट सेम है, जब दोनों की यूनिट सेम है, तभी दोनों के बीच तुलना की जा सकती है। समझ गए अच्छे से? यानी कि हमेशा याद रखना, यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम होगी तभी आप कंपैरिजन, तुलना कर सकते हो, उन दो के बीच अनुपात है वो लगा सकते हो। समझ गए सभी के सभी? यहाँ तुलना है वो पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। ये हो गए 2 पॉइंट अपने अच्छे से क्लियर। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। नहीं, थर्ड पॉइंट से पहले इसी पॉइंट को एक, इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक साइड लिखा 70 पैसे, मैंने क्या लिखा? 70 पैसे लिखा। दूसरी साइड मैंने लिखा 5 रुपए, दूसरी साइड मैंने क्या लिखा? 5 रुपए। एक व्यक्ति के पास, एक का नाम ए था, दूसरे का नाम बी था। ठीक है, एक व्यक्ति के पास जेब में 70 पैसे हैं, दूसरे के पास 5 रुपए हैं। क्या दोनों की तुलना हम कर सकते हैं? क्या दोनों का कंपैरिजन हम कर सकते हैं? इस हिसाब से बताओ, 70 पैसे और 5 रुपए के हिसाब से बताओ, तुलना कर सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर अभी आपने समझाया है, क्या समझाया? कि तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों वस्तुओं की यूनिट सेम हो। और यहां पर हमने क्या देखा सर? एक की यूनिट तो थी सर, एक की यूनिट तो 70 पैसे है, पैसे है, और दूसरे की यूनिट है सर रुपए। लेकिन एग्जामिनर अपने को बोल रहा है इन दोनों का अनुपात बताओ, तुलना करो। तो अब क्या करेंगे? तो हमेशा याद रखना, तुलना तभी करेंगे जब यूनिट सेम हो। तो क्या करेंगे सर? दोनों की यूनिट सेम कर लेते हैं। समझ में आई बात? अगर एग्जामिनर अपने को कंपैरिजन, तुलना करने के लिए बोले, और हमने देखा सर यूनिट सेम नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? दोनों की यूनिट सेम करेंगे। सेम करने का मतलब है या तो इसको पैसे में इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रुपए हो जाएंगे तो यहाँ पर भी रुपए हो जाएंगे, दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। और यूनिट सेम होते ही हम क्या कर देंगे सर? कंपेरिजन कर देंगे। या फिर सर इसको पैसे में बदल लेते हैं, इसको पैसे में बदलेंगे तो ये भी पैसे और ये भी पैसे, यहाँ पर भी यूनिट सेम हो जाती है। और वो अपने पर है कि हम क्या कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या देखा सर? रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आसान है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे आसान है सर? हमें पता है कि 1 रुपए में, सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, होते या नहीं होते सर? होते हैं। अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं सर, ठीक है, तो बताओ 5 रुपए में कितने पैसे होंगे सर? 500 पैसे। यानी कि जहां 5 रुपए है उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ सर? हम 500 पैसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? 500 पैसे लिख सकते हैं। यानी कि इस 5 रुपए की जगह में क्या लिख सकता हूँ सर? 500 पैसे लिख सकता हूँ। सर लिख दिया। इस साइड क्या है सर? इस साइड है 70 पैसे सर। अब बताओ क्या दोनों की तुलना कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तुलना इसीलिए कर सकते हैं, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का मात्रक सेम है। और अगर दोनों का मात्रक सेम है, इसका मतलब यहाँ तुलना पॉसिबल है, यहाँ कंपैरिजन करना पॉसिबल है। समझ गए सभी के सभी बात? कोई समस्या? पहला पॉइंट मैंने रेशियो की डेफिनेशन क्या बताई कि सर दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना या उनको हिस्सों में बांटना ही क्या कहलाता है सर? अनुपात कहलाता है। समझ गए? दूसरा, इसी परिभाषा में मैंने बोला कि सर किन दो वस्तुओं की तुलना पॉसिबल है? किन दो वस्तुओं की तुलना हम कर सकते हैं? जिनकी यूनिट सेम होगी, जिनकी यूनिट सेम होगी उन्हीं की हम तुलना कर सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं है तो सर सबसे पहले हम उनकी यूनिट सेम करेंगे और फिर उसके बाद तुलना करेंगे। बोलो समझ में आई बात? सभी के दोनों पॉइंट क्लियर है? चलो ठीक। अब बात आई सर तीसरा पॉइंट। चलो, तुलना करना तो हमें पता चल गया कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना कर दी। तुलना करने के बाद अब हम बात करेंगे उनके रिजल्ट की, कि रिजल्ट क्या आता है अनुपात में, रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो हमेशा याद रखना, अनुपात जो होता है वो एक मात्रकहीन राशि होता है। अनुपात, अनुपात हमेशा, अनुपात हमेशा यूनिटलेस क्या होता है सर? यूनिटलेस, यानी कि मात्रकहीन राशि होता है। हमेशा याद रखना,
क्या होता है अनुपात? मात्रकहीन राशि होता है। सर कैसे? मात्रकहीन का मतलब क्या है? सर मात्रकहीन का मतलब जैसे हमने ऊपर क्या लिख रखा था सर, 70 पैसे अनुपात 500 पैसे। तो जो अनुपात में कॉमन होता है ना, जो भी कॉमन है उनको काट दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा सर, कॉमन है पैसे। क्या है सर? कॉमन है वो पैसे हैं सर। तो पैसे से पैसे कैंसिल हो गया। जब भी आप तुलना करोगे, जब भी आप कंपैरिजन करोगे, तो दोनों में जो सेम होगा, जो सेम चीजें होगी वो आपस में कट जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, दोनों की यूनिट ही सेम थी। तो दोनों की यूनिट हमने क्या कर दी सर, कट कर दी। इसका मतलब अब क्या बचा अपने पास? अब अपने पास बचा केवल 70 अनुपात 500। बोलो समझ में आई बात क्या? तीसरा पॉइंट सभी के क्लियर है कि अनुपात का जब भी मात्रक पूछे आपसे कि अनुपात का मात्रक बताओ, तो हमेशा याद रखना अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता, यानी कि अनुपात है वो एक मात्रकहीन राशि होता है। अनुपात क्या होता है सर? मात्रकहीन राशि। समझ गए सभी के सभी? पहला पॉइंट सर, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना ही अनुपात। दूसरा सर, दोनों उन दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि अनुपात है वो हमेशा यूनिट लेस मात्रकहीन राशि होता है। अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। समझ गए अच्छे से? जब भी आपसे कोई अनुपात का मात्रक पूछे तो बोल देना अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 4 नंबर पॉइंट की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे सर? 4 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हो गए? ठीक है सर। अब चलो, अनुपात में मात्रक तो हमने काट दिया कि अनुपात है वो मात्रकहीन राशि है। उसके बाद क्या सर? दूसरी बात, अब हम बात करते जो नंबर है, जो अपने पास दो नंबर बचे उन नंबरों की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अनुपात है वो हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। अनुपात हमेशा किस रूप में होना चाहिए सर? हम अनुपात हमेशा सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अनुपात हमेशा सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए सर। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। अब सर सरलतम रूप का मतलब क्या है? जैसे देखो, मैं आपको 4 एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको मैं 4 एग्जांपल देता हूँ। आपको इन 4 एग्जांपल से डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? कि कौन कौन सा रूप सरलतम रूप है। पहले आप डिसाइड करो, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इस सरलतम रूप का मतलब क्या है। ठीक है, पहले आपको डिसाइड करना है। आपको मैं 4 अलग अलग एग्जाम्पल देता हूँ अनुपात में, आपको ये देख के बताना है कौन सा रूप सरलतम रूप है, कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहला मैंने लिखा 10 अनुपात 45। दूसरा दूसरा मैंने लिखा 20 अनुपात 40। तीसरा मैंने लिखा 17 अनुपात 31। चौथा मैंने लिखा 10 अनुपात 20। पांचवा मैंने लिखा 12 अनुपात 16। मैंने 5 लिख दिए। अब आप ये देखो, इन पांचों में कौन कौन सा रूप सरलतम रूप है। पहले आप देखो फटाफट, बस आपको ये देखना है कि इनमें से कौन कौन सा सरलतम रूप है, बताओ। तो देखो, अगर मैं सरलतम रूप की बात करता हूं तो देखो, सरलतम रूप कौन सा होता है? सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब ये नहीं है, आपने क्या सोचा, आपने ज्यादातर जिनको नहीं पता था वो 10 अनुपात 20 को सरलतम रूप बोल रहे हैं। मेरे को पता है ज्यादातर जिसको बिल्कुल भी नहीं पता अनुपात के बारे में, जिसको पता है वो तो बता देगा, लेकिन जिसको नहीं पता, जिसने अनुपात आज तक नहीं पढ़ा, वो क्या समझ रहे हैं सर, सरलतम रूप का मतलब है 10 अनुपात 20। 10 अनुपात 20, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है। पहला पॉइंट जो आपने सोचा, जो आप फर्स्ट टाइम सोच रहे हो, अगर इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, आपने अनुपात कभी पढ़ा नहीं है, तो आप, मेरा 100% विश्वास है आपने क्या सोचा सर, 10 अनुपात 20 है वो सरलतम रूप है। जी नहीं, ये सरलतम रूप नहीं है। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब बता देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब होता है जो अपने को अनुपात दे रखा है, जो भी अपने को अनुपात दे रखा है, अनुपात में जो भी नंबर है, अनुपात में जो भी नंबर है वो किसी भी कॉमन संख्या से कटने नहीं चाहिए। अनुपात में जो नंबर है वो किसी भी कॉमन नंबर से कटना नहीं चाहिए। या आप सीधे सीधे ऐसा बोल सकते हो
कि उन संख्याओं का मैस है 1 होना चाहिए। उन संख्याओं का जो भी संख्याएं अपने को दे रखी है, उन संख्याओं का जो मैस है, जो संख्याओं का मैस है वो क्या होना चाहिए, HCF जिसको हम बोलते हैं वो 1 होना चाहिए। अगर उनका मैस है 1 है तो वो कौन से रूप में, सरलता रूप में। समझ में आई बात? ठीक है। कॉमन नंबर से कटना नहीं चाहिए। जैसे आप ए ऑप्शन को देखो, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 10 भी आता है और 45 भी आता है? बता सकते हो क्या? जी सर बता सकते हैं। कौन सा नंबर है सर? 5। 5 के पहाड़े में 10 भी आता है और 5 के पहाड़े में 45 भी आता है। अगर कॉमन नंबर है तो क्या करेंगे सर, उनको कट करेंगे उस कॉमन नंबर से, उस कॉमन नंबर से उस अनुपात को कट करेंगे। चलो सर कर देते हैं। 5 से कैंसिल हुआ सर 2 बार, 5 से कैंसिल हुआ सर 9 बार, 5 दूनी 10, 5 नहीं 45, यानी कि क्या आ गया सर, 2:9 आ गया। क्या अब बताओ, क्या ऐसा नंबर है क्या जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो 9 भी आता हो? जी नहीं सर। इन दोनों का मैस है सर 1 है। इसका मतलब इस संख्या का सरलतम रूप ये है। समझ में ये बात? इस अनुपात का सरलतम अनुपात, सरलतम रूप क्या है, ये है। चलो जी सर, इसको देख लेते हैं सर। ये दोनों के दोनों भी कॉमन कट रहे हैं सर। किससे कट रहे हैं सर? 20 के पहाड़े से कट रहे हैं सर। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, यानी कि इसका सरलतम रूप क्या आएगा सर, 1:2 आएगा। क्या आएगा सर? 1:2। 17:21 बताओ, क्या आपके पास ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 17 भी आता हो और उसी के पहाड़े में 31 भी आए? बता सकते हो क्या? जी नहीं बता सकते सर। ऐसा अपने पास कोई नंबर नहीं है जिसके पहाड़े में 17 और 31 दोनों एक साथ आ जाए। इसका मतलब ये कौन सा रूप है? इसका मैस है क्या है सर? इसका मैस है 1। और अगर इसका मैस है HCF 1 है, ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहे हैं, इसका मतलब है सर, यही अपना क्या है सर, आंसर है। यही क्या है सर, सरलतम रूप है। समझ गए सभी के सभी? सरलतम रूप कौन सा होगा पता चल गया ना? जिस जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो 17:21 देखते ही डिलीट कर देते हैं सर, ये सरलतम रूप नहीं हो। क्योंकि अपने माइंड में क्या होता है सर, अपने माइंड में ये होता है कि सरलतम रूप का मतलब बिल्कुल आसान आसान नंबर, छोटे छोटे नंबर जिसको हम देखते ही पता लग, 10-20 बोलने में सर कितने प्यारे हैं। 17:21 बोलने में अजीब है, और आप जिसको बोलने में अजीब समझते हो उसको कभी सरल नहीं समझते, जो कि गलत है। सरलतम रूप का मतलब क्या है सर? उन संख्याओं का मैस है 1 होना चाहिए। अगर 3 संख्याएं अनुपात में, तो तीनों संख्याओं का मैस है 1 होना चाहिए। तीनों की तीनों संख्याएं किसी भी एक नंबर के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, उसे ही हम क्या बोलेंगे सर? सरलतम रूप बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या ये दोनों सरलतम रूप है? जी नहीं सर, दोनों 10 के पहाड़े से कट हो रहे हैं। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी कि सर इसका सरलतम रूप क्या आएगा? 1:2। इसी प्रकार 12:16, इसी प्रकार 12:16 का सरलतम रूप बताओ, फटाफट बताओ भी, शाबाश। 12:16 का सरलतम क्या होगा सर? 3:4 होगा। कैसे सर? दोनों के दोनों 4 के पहाड़े में आ रहे हैं सर। 4 तिये 12 और 4 चौके 16, यानी कि 3:4। हाँ, अब इनका मैस है 1 है सर। अब ये नहीं कट रही। समझ में आई बात सभी के सभी? कोई समस्या? तो इन सभी जो भी ऑप्शन दिए थे उन सभी का सरलतम रूप भी मैंने बता दिया, और इनमें से कौन सा सरलतम रूप में खुद पहले से ही है वो भी बता दिया। तो अब सभी को समझ आ गया ना अच्छी सी? सरलतम रूप का मतलब क्या है? जो भी संख्याएं अपने को अनुपात में दे रखी है उनका मैस है वो 1 होना चाहिए, अर्थात वो किसी एक नंबर के पहाड़े में सभी के सभी नंबर नहीं आने चाहिए। समझ गए सभी के सभी? जैसे मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा 15:21 अनुपात मैंने लिखा 35। क्या ये, आप देखो तीनों संख्याओं का मैस है, बताओ क्या आपके पास ऐसा नंबर है? क्या आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 15 भी आ जाए, 21 भी आ जाए, 35 भी आ जाए? जी नहीं सर, ऐसा अपने पास नंबर नहीं है। नहीं है ना? इसका मतलब यही सरलतम रूप है। अब बोलो सर 15 और 21 तीन के पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, अनुपात में जितने भी नंबर दे रखे हैं सभी में आना चाहिए। सर 3 के पहाड़े में 15 तो आता है, 21 भी आता है, लेकिन क्या 35 आता है? क्या नहीं आता? क्या आपके पास ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में 15, 21, 35 तीनों एक साथ आ जाए? जी नहीं सर। सर 7 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, लेकिन क्या 7 के पहाड़े में ही आता है? सर 5 के पहाड़े में ये दो आते हैं, लेकिन क्या तीनों आते हैं? मैंने बोला तीनों के तीनों आने चाहिए। अगर 3 नंबर अनुपात में तो तीनों, 4 अनुपात में तो चारों में। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें?
जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, मैंने लिखा 15:21:18। अब देखो, अब क्या सर, तीनों के तीनों नंबर 3 के पहाड़े में आते हैं। हाँ, अब अगर 3 के पहाड़े में तीनों नंबर आ रहे हैं ना, तो इसको 3 से कट करेंगे। फिर कट करेंगे, कट कब करेंगे, जब सभी के सभी नंबर उस संख्या में आए। सर 3 के पहाड़े में कितनी पर, सर 5 पर। 3 7 21, 3 6 18, यानी कि इस संख्या का जो सरलतम रूप है वो क्या होगा सर, 5:7:6 होगा। 5:7:6 होगा। बोलो समझ में आई बात क्या? चारों के चारों पॉइंट अच्छे से सभी को क्लियर है? कोई समस्या, कोई डाउट है तो बताओ। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया सर, पहला पॉइंट मैंने डेफिनेशन बताई कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना या उनको हिस्सों में बांटना ही अनुपात कहलाता है। समझ गए अच्छे से? ठीक है सर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया सर, दूसरा बताया कि उन दो वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम हो। तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया सर, तीसरा पॉइंट बताया कि अनुपात, जब हम अनुपात में लिखते हैं यूनिट सेम होती है तो सबसे पहले सर वो यूनिट ही कट जाती है, यानी कि अनुपात हमेशा मात्रकहीन राशि होता है। चौथा मैंने क्या बताया कि अनुपात हमेशा किस रूप में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। समझ गए चारों के चारों पॉइंट? ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 5 नंबर पॉइंट क्या है कि क्या इस अनुपात का कोई दूसरा रूप भी है? इस अनुपात को हम क्या दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी को आप, ए अनुपात बी को हम ए बटा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात क्या? यानी कि अगर कोई भी दो संख्या अनुपात में है, अगर कोई भी दो संख्या अनुपात में है तो उसको आप बटा के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा सर 2:3, तो क्या 2:3 को क्या लिख सकते हैं सर, 2:3 को हम लिख सकते हैं 2/3। या तो आप 2/3 को 2:3 या 2:3 को 2/3, एक ही बात है। अनुपात को बटा के रूप में और बटा वाले को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने और लिखा, मैंने लिखा 9:5, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 9/5 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 17/12, अब बटा में तो इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो पहले आएगा, उसके बाद बटा का मतलब अनुपात और नीचे वाला बाद में। तो 17/12 को क्या लिख सकते हैं, 17/12 को क्या लिख सकते हैं सर, 17:12 लिखा जा सकता है। समझ में आई बात सभी के? कोई समस्या? तो इसका एक 6 नंबर पॉइंट और रह जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आज मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो भी आपको इसमें डाउट है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ठीक है, आपके लिए 2 HW दे रहा हूं मैं, इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, अगर आपको जितना मैंने करवाया और आपको अच्छे से समझ आ गया तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इन दोनों का आंसर बताओगे। एक तो ये है, ये HW है, इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। दूसरा आपको ये नोट कर लेना, और दूसरा ये है, दोनों के दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आपके लिए HW है, दोनों के दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।